कितने चैलेंजेस थे और उसके लिए खास तैयारियां की गई थी। जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया वो था PSLV XLC-25। काफी प्रिसिशन के साथ इसको भेजा गया, बहुत बारीकियों का ख्याल रखा गया मंगल तक पहुंचने में, और तभी ये सफलतापूर्वक मंगल तक पहुंचा। जो बड़ा अचीवमेंट था वो था 448 करोड़, महज इतनी रकम में। हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टोयोटा हाईराइडर की टेस्ट ड्राइव, ब्रीजा, सोनेट और वेन्यू में बेस्ट कौन, कैसे चुने बेस्ट इंजन ऑयल, और हमारे एक्सपर्ट टू धमन बताएंगे 10 लाख रुपए में टाटा पंच या मारुति इग्निस बेस्ट कौन। एक गाड़ी is just recently been launched और साथ साथ उनके it has got the latest technology। टोयोटा मिड साइज SUV सेगमेंट को कैटर करने के लिए अपना नया प्रोडक्ट ले आया है जिसका नाम है टोयोटा हाईराइडर। इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपको माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन के साथ मिलेगा। लेकिन कैसी है टोयोटा की हाईराइडर, कैसे हैं लुक्स, क्या हैं खास फीचर्स, ये माइलेज कितना देती है, परफॉर्म कैसा करती है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। फॉर्च्यूनर और इनोवा सबसे ज़्यादा पॉपुलर कार है टोयोटा के पास, लेकिन अब टोयोटा नई ऑफरिंग लेकर आ गई है और इसका नाम है हाईराइडर। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि टोयोटा हाईराइडर किस सेगमेंट को कैटर करेगी या फिर किन लोगों की बनेगी पसंद। लेट्स फाइंड आउट। हाईराइडर के बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आपको बता देते हैं। दरअसल टोयोटा और मारुति के बीच का ये कोलैबोरेशन है जिसके तहत टोयोटा लेकर आ रहा है हाईराइडर और मारुति अपना ग्रैंड विटारा को लेकर आएगी। यानी प्लेटफॉर्म हो, इंटीरियर्स हो या फिर K15C इंजन हो, ये सब मारुति का है जो कि टोयोटा यूज़ करेगा। लेकिन टोयोटा ऑफर कर रहा है अपना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन जो टोयोटा की तरफ से है, जिसे मारुति अपने विटारा में यूज़ करेगा। यानी आप ये मान के चलिए कि हाईराइडर आपको दो इंजन चॉइसेस के साथ मिलेगी। एक होगा 1.5 लीटर का K15C इंजन जो कि मारुति की तरफ से है, इसे कंपनी ने न्यू ड्राइव का नाम दिया है, और दूसरा है हाइब्रिड वेरिएंट जिसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कंपनी कह रही है, और इसमें जो इंजन है, जो मोटर है, वो टोयोटा की तरफ से ऑफर किया गया है। ग्रैंड विटारा के मुकाबले इसकी लेंथ स्लाइटली ज़्यादा है। ग्रैंड विटारा के जितनी ही इसकी विड्थ है, लेकिन हाइट के मुकाबले में ग्रैंड विटारा आगे है, उसकी हाइट थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलेगी। हालांकि लुक्स की बात करें तो फ्रंट में जो हाइलाइट्स हैं वो हैं मौजूद यहाँ ये स्लीक DRLs, जिन्हें आप टर्न इंडिकेटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नीचे की तरफ आपको हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। हेडलैम्प्स के चारों तरफ आपको क्रोम एलिमेंट दिखाई देगा, और इनफैक्ट DRLs के नीचे भी एक स्लीक क्रोम बेल्ट है जो लोगो तक जाती है ठीक सेंटर में, और यहाँ पर बीच में एक ग्लॉस ब्लैक फिनिश भी मौजूद है। इनफैक्ट इसका जो फ्रंट बम्पर है वो भी काफ़ी चंकी है। यहाँ आप ये डिज़ाइन देखेंगे, ये ग्रे इंसर्ट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं बम्पर में। यहाँ आपको कैमरा भी दिखाई देगा। अगर आप साइड प्रोफाइल भी देखेंगे तो 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल रहे हैं, और साइड से देखने पर आपको रियलाइज़ होगा कि ये काफ़ी बड़ी है। उसका एक क्रेडिट जाता है जो C पिलर में भी ग्लास दिया गया है उसकी वजह से। साथ ही आपको विंडो लाइन पे नीचे की तरफ एक क्रोम बेल्ट मिल रही है पतली सी, जो कि C पिलर तक स्ट्रेच होती है। अगर आप ओवरऑल डायमेंशन या साइज़ की बात करें तो एक अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो साइज़ क्रेटा का है वही साइज़ आपको टोयोटा हाईराइडर में मिलेगा। अब क्विकली इसका टेल एंड देख लेते हैं। रेयर प्रोफाइल में आप नोटिस करेंगे कि जैसे फ्रंट बम्पर इसका थोड़ा चंकी फील देता है, वही चंकी फील आपको इसका रेयर बम्पर भी लेंड करेगा। यहाँ भी अगेन आपको बॉटम साइड पर ग्रे इंसर्ट ही मिल रहा है जो कि पीछे पूरे फ्रंट रेयर बम्पर को कवर करता है। इसका इनफैक्ट जो पीछे की स्टाइलिंग है वो अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट हेडलैम्प दिए गए हैं, और जो एक पोर्शन है इस स्प्लिट हेडलैम्प का वो साइड फेंडर्स तक कवर करता है, और दोनों ही टेल लैम्प्स को बीच में कवर करती है ये क्रोम बेल्ट। हाईराइडर के अगर आप इंटीरियर्स देखेंगे तो ये विटारा से आपको काफ़ी आइडेंटिकल मिलेंगे, और जैसे हमने शुरुआत में बताया भी कि इसके जो इंटीरियर्स हैं मारुति वाले ही हैं।
काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको मारुति की ब्रीजा XL6 जैसी गाड़ी में मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस हेड्स अप डिस्प्ले है, 9 इंच का टच स्क्रीन है या फिर 360 डिग्री कैमरा है। ये तमाम फीचर्स इसमें दिए गए हैं। ओवरऑल लुक एंड फील की बात करें तो आपको डुअल टोन इसमें दिखाई देगी इंटीरियर्स में। डैशबोर्ड हो, सीट्स हो या ओवरऑल लेआउट ही क्यों ना हो, ब्राउन और ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। ब्राउन लेदर है जो आपको डैशबोर्ड में भी दिखेगा, साथ ही डोर पैनल्स में भी मौजूद है जिसमें वाइट स्टिचिंग का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कुछ गार्निश यहाँ पर आपको मिलेगा जो इसको थोड़ा सा बेटर लुक लेंड करता है। अब अगर आप सेंट्रल कंसोल में देखेंगे तो इस स्क्रीन के नीचे आपको डेफिनेटली इवेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ ये 2 नॉब्स हैं जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हैं और यहाँ भी कुछ बटन्स मौजूद हैं। अगेन ये भी क्लाइमेट कंट्रोल के लिए ही हैं। यहाँ नीचे की तरफ आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है और वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है। अगर आप गियर लीवर के नीचे जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 बटन्स मौजूद हैं। जो 2 बटन्स यहाँ दिए गए हैं ये बेसिकली वेंटिलेटेड सीट्स हैं तो उनको ऑपरेट करने के लिए हैं। ऊपर जो 2 बटन्स मौजूद है इसमें एक है ड्राइव मोड के लिए, इसमें आपको 3 ड्राइव मोड मिलते हैं और प्योर EV मोड भी है, यानी अगर आप सिटी ड्राइव कर रहे हैं, लो स्पीड्स पे चला रहे हैं तो आप प्योर EV मोड में भी इस गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ और फीचर्स के तौर पे देखें जो कि आपको मारुति की बाकी गाड़ी में मिलते हैं, उसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, स्क्रीन हेड्स अप डिस्प्ले की हमने बात की ही है, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है और साथ ही एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो है इसमें मौजूद बड़ी सी सनरूफ जिसका साइज डिसेंट है। सीट्स कंफर्टेबल है, स्पेस भी डिसेंट है। रेयर पैसेंजर्स के लिए क्या है वो देख लेते हैं। तो स्पेस इसमें काफ़ी है रेयर पैसेंजर्स के लिए भी। आप देख सकते हैं एम्पल हेडरूम है, नी रूम भी ठीक ठाक है, मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं होगी रेयर पैसेंजर्स को। यहाँ पे सेपरेट AC वेंट्स दिए गए हैं और यहाँ ये 2 चार्जिंग पोर्ट हैं, बेसिकली एक C टाइप है और एक नॉर्मल USB पोर्ट है, तो ये एक अच्छी बात है। ये आर्मरेस्ट भी दिया गया है जिसमें आप ग्लास होल्डर्स भी मौजूद हैं और साथ ही लंबर सपोर्ट आपको तीनों सीट्स के लिए यहाँ मिल रहा है। सीट्स का कंफर्ट भी ठीक है। सेफ्टी की बात करें तो हाई राइडर में आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, ABS विद EBT, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, रेयर पार्किंग सेंसर्स, तो ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं। हाई राइडर की इंजन कैपेसिटी और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो 2 इंजन चॉइसेस आपको मिल रही हैं। एक तो मारुति वाला ही K15C इंजन है जो आपको ब्रीजा, अर्टिगा में भी मिलता है और XL6 में मौजूद है और अब हाई राइडर में भी मौजूद होगा। ये 1.5 लीटर का इंजन है जिसमें आपको 75.8 किलोवाट की इंजन मिलती है और जो टॉर्क है इसमें 136.8 Nm का है। लेकिन जो दूसरा ऑफरिंग है, हाइब्रिड ऑफरिंग जो है, जो ओरिजिनली टोयोटा की है, उसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलती है। अब बात करें परफॉर्मेंस की तो ये इंजन आपको ऑलमोस्ट 68 किलोवाट की पावर लैंड करता है और जो इसमें टॉर्क है वो 122 Nm का टॉर्क है। लेकिन इस इंजन के साथ साथ जो एक इलेक्ट्रिक मोटर भी इस गाड़ी में दी गई है जो 59 किलोवाट की पावर लैंड करती है और जिसमें 141 Nm का टॉर्क है। तो यानी ये आप मान के चलिए कि जो हाइब्रिड वेरिएंट है उसमें इंजन और एक मोटर दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है जिसमें जो कंबाइंड आउटपुट है वो 85 किलोवाट के आसपास का आ जाता है। तो एक एनहांस्ड परफॉर्मेंस और एक एनहांस्ड फ्यूल एफिशिएंसी आपको हाइब्रिड वेरिएंट में मिलेगी, लेकिन हाँ डेफिनेटली कीमत भी ज़्यादा चुकानी होगी। टोयोटा का दावा है कि जो उनका हाइब्रिड वेरिएंट है वो 27 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज लैंड करेगा। आज हमारे साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट ही है, इसे हम चला कर देखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा परफॉर्म करता है ये और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या वाकई वही है जो कंपनी क्लेम कर रही है या फिर नहीं। तो हमने सिटी में इसे चलाया और साथ ही हमने हाईवेज पे भी इसे चलाया। तो सिटी ड्राइव में आप इस गाड़ी के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि इसकी हैंडलिंग कंफर्टेबल है, स्टीयरिंग लाइट है, इंजन इसका रिस्पॉन्सिव है। अगर आप लो स्पीड्स पे चला रहे हैं तो मोटर पे ये चलती है, हाई स्पीड्स पे इंजन पावर लैंड करता है बाय द टाइम मोटर रिचार्ज होती है, तो रीजनरेशन प्रोसेस भी इसमें है। अब बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो इसका इंजन स्मूथ है, इंजन रेस्पॉन्सिव भी है, लेकिन हाई स्पीड्स पे आप थोड़ी सी जो स्पॉटीनेस है इस गाड़ी में वो मिस करेंगे। मतलब थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिव ये फील कर सकता था, मतलब इमीडिएटली अगर आप एक्सेलरेट करेंगे, रश करेंगे तो कहीं थोड़ा लैग आपको ज़रूर महसूस होगा। बट हाँ, सिटी ड्राइव के लिए ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट हो सकता है।
हाइब्रिड में आपको जो गियरबॉक्स मिलता है वो ई ड्राइव है, और न्यू ड्राइव जो कि दूसरा इंजन वेरिएंट है उसमें आपको 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव दोनों का ऑप्शन मिलता है। और साथ ही उसमें जो गियरबॉक्स चॉइसेस हैं वो 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक हैं। यानी अगर आप हाइब्रिड वेरिएंट खरीद रहे हैं तो इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट नहीं मिलेगा, बट प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो जो एंट्री लेवल हाइब्रिड प्रोडक्ट होगा वो ऑन रोड 20 लाख के आसपास पड़ सकता है, ये आप मान के चलें। तो ऑल इन ऑल अगर ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस को सम अप करना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पावर डिलीवरी इसमें डिसेंट है, राइड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, इंजन थोड़ा और रेस्पॉन्सिव हो सकता था, वो पंचीनेस आप थोड़ी इंजन में मिस करेंगे। बट हाँ, एक ऐसी गाड़ी जो कि फ्यूल एफिशिएंट है, आपको डे टू डे ड्राइव के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ऑफर करेगी, उस पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो जिन लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह एक किफ़ायती गाड़ी चाहिए लेकिन रेंज की कोई एंजाइटी नहीं, तो उनके लिए टोयोटा हाई राइडर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बेस्ट कार कौन सी है। मेगाफ्लेक्स प्लास्टिक्स लिमिटेड। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और आईटी की दिग्गज टीसीएस आज 18 साल की हो चुकी है। 2004 25 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहां से लेके आज तक की जर्नी जो है वो काबिले तारीफ है। करीब 26% प्रीमियम पे उस समय पर टीसीएस का शेयर जो है वो लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। कुछ और डिटेल जो आपको हिस्ट्री में लेकर जाएंगी, जहां पे कंपनी का प्राइस बैंड 775 से 900 रुपए के आसपास रखा गया था। उस समय पर इशू प्राइस 850 रुपए पर शेयर। आईपीओ का साइज करीब 4713 करोड़, जो उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार होता था, और सब्सक्राइब करीब 7 साढ़े 7 गुना ये आईपीओ उस समय सब्सक्राइब होता दिखाई पड़ा। इसमें एचएनआई का इन्वेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा था। टीसीएस की जर्नी आपके सामने। 2004 में अगर आपने कहीं 1000 शेयर लिए होते तो रफली 8.5 लाख के आसपास वो बैठे होते। 2006 तक आते आते 2000 शेयर 1:1 बोनस के बाद, 2009 तक आते आते 1:1 बोनस के बाद 4000 शेयर, और 2018 तक आते आते करीब 8000 शेयर आपके पास होते, जिनकी आज के दाम पर अगर कीमत आप इवैल्यूएट करेंगे तो करीब 2.6 करोड़ के आसपास बैठती है। प्लस हम सब जानते हैं कि टीसीएस किस तरह से बेहतरीन डिविडेंड देने में शुमार है। तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन जर्नी आपने टीसीएस की देखी। टीसीएस इंपॉर्टेंट क्यों है? देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट, ये अपने बड़े नेक्स्ट पीयर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी है, जहां पे रिलायंस पहली है और उसके बाद अगर कोई नाम शुमार है तो वो टीसीएस का आता है। निफ्टी 50 के कुल मुनाफे का करीब 10% हिस्सा अकेला टीसीएस लेकर आता है, और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में करीब 5.25 लाख कर्मचारी अकेले टीसीएस के अंदर कार्यरत हैं। तो इस तरह के एक बड़े स्केल के साथ ये कंपनी कामकाज कर रही है। टीसीएस का साइज इस तरह भी आप समझिए कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, यानी कि निफ्टी की 4 आईटी कंपनी अगर आप जोड़ देंगे तो अकेला टीसीएस की बराबर मार्केट कैप पहुंचता है, या उसके आसपास ही कहीं आता हुआ ये मार्केट कैप दिखाई पड़ता है। तो टीसीएस का साइज इस तरह से अंदाजा लगाइए। और लास्टली, इस ग्रुप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है टीसीएस ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इस समय बाजार में ढेर सारे ऑप्शन मौजूद हैं, और जितने ज़्यादा ऑप्शन उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन। लेकिन आज आवाज़ ओवरड्राइव में हम आपके लिए 3 इम्पॉर्टेंट कॉम्पैक्ट एसयूवी लेकर आए हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हैं। एक तरफ है ब्रीजा, दूसरी तरफ है सोनेट, और वहीं तीसरी गाड़ी है वेन्यू। लेकिन इन तीनों में बेस्ट कौन है, देखिए स्टोरी में। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट हाईएस्ट सेलिंग सेगमेंट है, और जो सब 4 मीटर एसयूवीज हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटर्स की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। हाल ही में वेन्यू अपडेटेड वर्जन में आई है, ब्रीजा अपडेटेड वर्जन में आई है। इसके अलावा भी आपको ढेर सारे प्लेयर्स इसमें मिलते हैं, फिर चाहे वो निसान मैग्नाइट हो, किया सोनेट हो, रेनो की काइगर हो, या फिर टाटा की नेक्सॉन ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप जुलाई के सेल्स नंबर्स देखेंगे तो लीड किया है नेक्सॉन ने। हालांकि फैक्ट ये भी है कि नेक्सॉन के आईसी और इलेक्ट्रिक दोनों वर्जन को मिलाकर उसने लीड किया। उसके बाद वेन्यू, ब्रीजा, सोनेट भी हाईएस्ट सेलिंग कार्स में से एक रही हैं। अब जितनी गाड़ियां उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो इसी कन्फ्यूजन को हमने दूर करने की कोशिश की है। आज हम आपके लेकर आए हैं नई वेन्यू, नई ब्रीजा और किया सोनेट के बीच मुकाबला। लुक्स और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। ब्रीजा आपको थोड़ी सी मैस्कुलर दिखेगी, वेन्यू के सोफिस्टिकेटेड लुक्स हैं और स्टाइलिश लुक्स हैं सोनेट के।
एक खास बात यह कि तीनों के ही डिस्टिंक्टिव लुक्स हैं और अलग रोड प्रेजेंस है। थोड़े से ज़्यादा आपको आर्क्स जो हैं वो सोनेट में दिखाई देंगे, फिर चाहे वो बोनेट हो या साइड प्रोफाइल हो। फ्लैट बोनेट आपको मिलेगा वेन्यू में और ब्रीजा में। हालांकि जो कैरेक्टर लाइंस हैं वो स्लाइटली ज़्यादा आपको दिखाई देंगी वेन्यू के अंदर। अब बात करते हैं इनकी डायमेंशंस की, तो तीनों ही गाड़ियों की आपको सेम लेंथ मिल रही है, सेम विड्थ मिल रही है और सेम व्हील बेस मिल रहा है। हाइट हालांकि अलग है, तीनों में ही जो टॉलेस्ट गाड़ी है वो है ब्रीजा। अब बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा आपको मिल रहा है सोनेट में, जो कि 205 मिलीमीटर का है। ब्रीजा में 200 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल रहा है और वेन्यू का जो व्हील बेस है वो 195 मिलीमीटर का है। एक खास चीज़ और, अगर आप टायर साइज देखेंगे तो ब्रीजा में अक्रॉस ऑल वेरिएंट एक ही टायर साइज मिल रहा है R16 का। वहीं आपको वेन्यू में और सोनेट में एक स्मॉलर टायर भी मिलता है लोअर वेरिएंट्स के लिए और स्पेयर टायर के तौर पर। फीचर लिस्ट की बात करें तो वेन्यू कमांडिंग पोजीशन लीड करती है ब्रीजा और सोनेट के मुकाबले। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि जो लेटेस्ट ब्रीजा है ये पहला मॉडल है मारुति की ओर से जिसमें आपको सनरूफ भी मिलती है। साथ ही सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी ब्रीजा में दिए गए हैं, जिसमें हेड अप डिस्प्ले, सराउंड व्यू कैमरा या फिर लार्जर 9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन जिसमें वॉइस रिकग्निशन सिस्टम भी मौजूद है। वेन्यू सोनेट में भले ही आपको HUD या सराउंड व्यू कैमरा नहीं मिलता हो, लेकिन आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और ऑल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है। हालांकि जो मेन स्क्रीन है वो छोटी है इन दोनों गाड़ियों में, जो कि 8 इंच के आसपास की हैं। ऑल्दो तीनों ही गाड़ियों में यानी वेन्यू, ब्रीजा और सोनेट में आपको न्यू एज फीचर हाइलाइट्स मिलते हैं, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जिंग, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिलता है। लेकिन स्पेसिफिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वेन्यू जो नए अवतार में आई है इसका केबिन थोड़ा ज़्यादा अप मार्केट है इन कंपैरिजन टू ब्रीजा एंड सोनेट। हालांकि स्पेस और ड्राइव हाइट के मुकाबले में इन तीनों गाड़ियों में जो बाजी मारती है वो ब्रीजा, फ्रंट और रेयर दोनों पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से। इंजन कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो ब्रीजा आपको सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में मिलती है, वहीं वेन्यू और सोनेट में आपको पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। हालांकि हमने तीनों ही गाड़ियां जो रखी हैं आज कंपैरिजन के लिए वो पेट्रोल वेरिएंट्स रखे हैं, क्योंकि ब्रीजा सिर्फ पेट्रोल में मौजूद है। अब इनकी इंजन कैपेसिटी और पावर की बात करेंगे तो ब्रीजा में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल रहा है। वेन्यू में और सोनेट में आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल रहा है। साथ ही दोनों में आपको 1 लीटर के टर्बो इंजन का भी ऑप्शन मिल रहा है। पावर की बात करेंगे तो इसमें मोर देन 100 HP की पावर आपको मिल रही है। ब्रीजा में 81 HP की पावर आपको वेन्यू में और साथ ही सोनेट में मिल रही है। हालांकि जो टर्बो इंजन है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, तो अगर आप सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का कंपैरिजन करेंगे तो जो बेटर परफॉर्मेंस है वो आपको ब्रीजा में मिलेगी, क्योंकि इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप भी है। और अगर आप पेट्रोल में ही टॉप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो सोनेट में और साथ ही वेन्यू में आपको ज़्यादा चॉइस मिलती है और टर्बो इंजन की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि टर्बो और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चॉइसेस के बीच में ब्रीजा का सेटअप है, क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ साथ इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी आपको मिल रही है। अब बात करेंगे एफिशिएंसी की, परफॉर्मेंस की, तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल आप ब्रीजा को समझ सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इसकी इन दोनों ही बाकी दोनों गाड़ियों के मुकाबले इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिल रही है हाइब्रिड सेटअप के हिसाब से। लेकिन अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन में जाएंगे तो डेफिनेटली जो बाजी मारती हैं वो ये दोनों गाड़ियाँ मारती हैं, जो कि सोनेट है और साथ ही वेन्यू है, क्योंकि टर्बो इंजन का जो पिकअप है, जो एक्सीलरेशन है, जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। गियरबॉक्स चॉइसेस के हिसाब से ज़्यादा ऑप्शन आपको वेन्यू और सोनेट में मिल रहे हैं। ब्रीजा में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, साथ ही 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है विद टॉर्क कन्वर्टर। वहीं वेन्यू और सोनेट में 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिल रहा है। यानी IMT गियरबॉक्स आपको वेन्यू और सोनेट दोनों में मिलेगा, लेकिन ब्रीजा में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। प्राइसिंग की बात करेंगे तो पेट्रोल इंजन में, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में सबसे महंगा वेरिएंट बेस में भी और टॉप एंड में भी ब्रीजा का है। ब्रीजा की कीमत 7.99 लाख से शुरू होकर 13.96 लाख तक जाती है।
वहीं वेन्यू की जो कीमत है वो 7.53 से शुरू होकर 12.72 लाख तक जाती है और सोनेट का पेट्रोल बेस वेरिएंट वो सबसे सस्ता है, उसकी कीमत 7.15 लाख से शुरू होकर 13.72 तक जाती है, 13.72 लाख। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ देखेंगे तो जो सबसे महंगा वेरिएंट है वो आपको सोनेट में मिलता है, वहीं ब्रीजा और वेन्यू के जो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ वेरिएंट आते हैं वो सोनेट के कंपैरेटिवली सस्ते हैं। बात करते हैं ड्राइवेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी की, तो भले ही आपको ब्रीजा में डीजल चॉइस नहीं मिलती है, लेकिन जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है पेट्रोल इंजन के साथ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक के माइलेज की बात कंपनी करती है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। वेन्यू में आपको काफ़ी सारे इंजन चॉइसेस मिल रहे हैं सोनेट की ही तरह, जिसमें 2 पेट्रोल हैं, 1 डीजल है। जो टर्बो मोटर है दोनों ही गाड़ियों का वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, लेकिन माइलेज आपको ब्रीजा के मुकाबले कम मिलेगा। डीसीटी यूनिट के साथ सोनेट और वेन्यू में जो माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का है। तो माइलेज के मुकाबले भले ही ब्रीजा बाजी मारती हो, लेकिन अगर आप ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी की बात करेंगे सोनेट, ब्रीजा और वेन्यू की, तो वेन्यू के पास क्लियर एडवांटेज है क्योंकि माइलेज भले ही कम हो लेकिन इट इज़ मोर फन टू ड्राइव। जो डीसीटी ऑफरिंग है वेन्यू और सोनेट में वो फ्लुएंटली परफॉर्म करती है, थ्रॉटल इनपुट का जो रिस्पॉन्स है वो भी बेहतर है। तो तीनों ही गाड़ियों में अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से ढेर सारी ऑफरिंग आपको मिल रही है। बेस मॉडल के प्राइसेस की बात करें या फिर करें टॉप एंड मॉडल के प्राइसिंग की बात, फीचर्स हो या फिर लुक्स हो, तीनों ही गाड़ियां एक डिसेंट ऑफरिंग है। लेकिन अगर माइलेज है आपका पहली चॉइस तो ब्रीजा को आप चुन सकते हैं। आपको चाहिए फन टू ड्राइव और ज़्यादा कंफर्ट तो वेन्यू एक गाड़ी हो सकती है, और एक फीचर लोडेड गाड़ी आपको चाहिए जिसकी डिसेंट ड्राइव हो, साथ ही फीचर्स भी अच्छे हों और लुक्स भी ठीक हों, तो सोनेट भी एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। कार का इंजन लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस देता रहे, इसके लिए कुछ खास टिप्स आज हम आपको टिप ऑफ द वीक में बताएंगे, जिन्हें फॉलो करके ना ही सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि इंजन की लाइफ भी आप बेहतर बना सकते हैं। हर कंपनी की अपनी अलग सर्विस शेड्यूल होती है। कंपनी के शेड्यूल के मुताबिक सर्विस करवानी चाहिए। तय समय पर सर्विस न करवाने से गाड़ी में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही समय पर सर्विस नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी वाले इंजन के लिए अलग से इंजन ऑयल होते हैं और इस तरह की टेक्नोलॉजी खासकर डीजल इंजन में इस्तेमाल की जाती है ताकि एमिशन को कम किया जा सके। सर्वो का फ्यूचुरा D इंजन ऑयल काफी पॉपुलर है इस तरह के EGR इंजन के लिए। कंपनी की ओर से दिए गए समय पर इंजन ऑयल बदलवाना चाहिए। तय समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदली नहीं जाती। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो या उसकी क्वालिटी खराब ना हो। लंबे वक्त के बाद कूलेंट खराब हो जाता है, इसलिए कंपनी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कूलेंट भी बदली करवाएं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे टाटा पंच या मारुति इग्निस में से बेस्ट कौन है। साथ ही वो तमाम सवाल हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। सोच मत। अमृत मंथन में आज हम बातचीत करेंगे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। किस तरह से बीते 75 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने ग्रो किया है, किस तरह से वो शेप अप होते हुए दिखाई पड़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर शुमार है, लेकिन 1947 में स्थिति नहीं थी। 1947 स्थिति आपके सामने है, जबकि 2.7 लाख करोड़ रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था का एक GDP साइज होता था।
35 करोड़ के आसपास की आबादी थी, लेकिन वहां से जो सफर है वो जरूर काबिल तारीफ है। करीब 236.65 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आज जीडीपी का नंबर है, जबकि देश की आबादी करीब 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो बीते 75 साल में ये जो आंकड़ों में फेरबदल हुआ है, ये रातों रात नहीं हुआ है। इसके अंदर एक काफी बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई पड़ा है। डिकेड्स के जरिए कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं, कैसे फेरबदल इन आंकड़ों के अंदर होता हुआ देखा है। 1950 $3060 करोड़ के आसपास भारतीय जीडीपी का साइज होता था, और ये वो दौर था जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था कई सारी दिक्कतों से गुजर रहा था। पार्टी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव, और अब वक्त हो गया उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करने का जो आप आवाज़ ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल हमें आया है वो लोकेश गुप्ता ने भेजा है। ये एक AMT कार लेना चाहते हैं, इनका बजट है 10 लाख रुपए का, और जो इनकी प्रीफरेंस है उसमें इनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो माइलेज भी अच्छा ऑफर करे, जिसमें सेफ्टी के भी फीचर्स काफ़ी अच्छे हों। इन्होंने टाटा पंच और मारुति इग्निस अपने लिए चुनी है, तो बताइए। लोकेश जी, हम आपको रिकमेंड करेंगे टाटा की पंच, जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 84 bhp निकालती है और 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। प्राइमरीली बिकॉज एक गाड़ी इज़ जस्ट रिसेंटली बीन लॉन्च्ड, और साथ साथ उनके इट इज़ गॉट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सेफ्टी फीचर्स भी सारे लोडेड आते हैं एज रिकमेंडेड टुडे बाय द गवर्नमेंट, एंड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, और AMT की आपको फैसिलिटी भी मिलती है। 6 लाख से शुरू होती है और 9.48 लाख तक जाती है, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ स्मॉल SUV फील। एक छोटी सी SUV की तरह लगती है, और देखने को भी, और अंदर से कंफर्ट भी देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। अगला सवाल हमें भेजा है अभिमन्यु गुंबर ने। ये गाड़ी लेना चाहते हैं, इन्होंने 2 गाड़ियाँ अपने लिए चुनी है। एक तरफ है किया की सेल्टोस और दूसरी है MG हेक्टर, लेकिन लुक्स, सेफ्टी और फीचर्स, साथ ही ड्राइविंग परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों में से बेस्ट कौन है, बताइए। अभिमन्यु जी, हम आपको रिकमेंड करेंगे सेल्टोस, बिकॉज अभी MG की हेक्टर जो है वो भी नए अवतार के अंदर फिर से लॉन्च होगी, प्रॉबेबली अराउंड दिवाली टाइम। सो वाई वेस्ट योर एनर्जी ऑन एन ओल्ड कार। और सेल्टोस के अंदर 3 इंजन ऑप्शंस हैं, 2 पेट्रोल के, 1 डीजल का। और पेट्रोल का आपको 1.5 लीटर के अंदर 115 bhp निकालेगा, 17 किलोमीटर्स का फ्यूल एवरेज का दावा है, एंड इट कम्स फुली लोडेड विद 6 एयरबैग्स, ABS, EBD और सेफ्टी फीचर जितने भी रिकमेंडेड हैं। प्लस इट कैन बी कनेक्टेड टू योर स्मार्टफोन, और ऐप से आप अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके, एंड देन यू कैन ऑल्सो ट्रेस इट रिमोटली। 10.5 लाख से शुरू होती है और 17 लाख तक जाती है, और अब तो काफ़ी नेटवर्क भी इनका बन चुका है हिंदुस्तान के अंदर, तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास ऑटो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ से गुड बाय। देश भर में 8अमृत मंथन यानी कि देश के 75वें साल में जब देश पहुंचा है, और इस तरह की रफ्तार के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उस पर हम बातचीत करें। और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओन करता है, लेकिन ये जो स्थिति है या जो आज की भारत की सिचुएशन है, ये इस तरह की नहीं है। एक बहुत ही लंबा सफ़र भारत ने तय किया है इस पूरी टेलीकॉम रेवोल्यूशन के अंदर। तो इस सिचुएशन की शुरुआत हुई थी 1882